आप खुद अदिति ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। सबसे पहले तो आपने जम्मू कश्मीर में क्या बदलते देखा उस आतंकी वारदात के बाद, और आपको क्या लगता है अब किस तरीके से इसे आगे प्रोसेस किया जाएगा? मैं लगातार 3 दिन से इस बात का भी जिक्र कर रही हूँ। जब मैं जम्मू कश्मीर में थी, जम्मू कश्मीर के मैं अलग अलग इलाकों में मौजूद थी शिखा, सबसे पहले हम श्रीनगर पहुंचे तो श्रीनगर में उस दिन अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि 22 तारीख को घटना हुई और मैं 23 तारीख को सुबह पहुंच चुकी थी। अफरा तफरी का माहौल था और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर गुस्सा है, कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर भी उतना ही गुस्सा था। और गुस्सा था आतंकवाद के खिलाफ, गुस्सा था कि उनकी रोजी रोटी पर, जिसे बोलते हैं पेट पर लात मारी गई, गुस्सा था कि वो टूरिस्ट जो आते हैं, हमारा तमाम तरीके का जिस तरीके से हमारे साथ रहते हैं, जैसे मेहमान मेजबान की जो ये दोस्ती होती है, व्यवहार होता है, उसको तोड़ा गया और एक साधारण तरीके से एक अच्छी खुशहाल जिंदगी चल रही थी उस पर। तो मैंने श्रीनगर में देखा वो नाराजगी, वो गुस्सा, और उसके बावजूद भी जो वहां पर टूरिस्ट थे उनको प्यार से रखा जा रहा था, जिससे कि वो जब जाएं तो अच्छी यादों के साथ जाएं और दोबारा आने की प्लानिंग करें। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वहां पर एक सेंटिमेंट बदला, थोड़ा टेंशन भी हुआ। देखिए, एक बात तो तय है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से गुजरात तक सब गुस्से में हैं और सब आतंकवाद पर बदला चाहते हैं। खास तौर पे उन 4 से 5 जो लोग थे उनको वो सूली पर चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अलग अलग हिस्सों में अलग बात है। कश्मीर के उस पार लोग आतंकवाद पे तो अटैक करना चाहते हैं, पर पाकिस्तान पर सवाल नहीं उठाना चाहते। इस सेंटिमेंट के लिए मैं आपको कहना चाह रही हूँ, जो बदलता हुआ सेंटिमेंट है। सरकार चौतरफा कार्रवाई कर रही है। सरकार ने जितने भी, जो जैसे एक वहां पर एक शब्द है ओवरग्राउंड वर्कर, OGW। ओवरग्राउंड वर्कर्स वो होते हैं जो अपना जीवन व्यापन करते हैं कश्मीर में, चाहे वो पुलगाम में करें, पहलगाम में करें, पुलवामा में करें, चाहे फिर वो उरी में करें, श्रीनगर में करें। ये कनेक्टेड लोग होते हैं, मिलिटेंसी से मदद करते हैं। तो सरकार का पहला प्रहार था ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़कर ये पता करना कि ये कब से चल रही है वारदात और कैसे हुई। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा गया। अब दरअसल अगर कोई ओवरग्राउंड वर्कर है तो उसके परिवार वालों को उसका आइडिया नहीं है, तो जाहिर तौर पे परिवार वाले नाराज होते हैं। तो सवाल घूम फिर के ये होता है कि अब वहां पर सेंटिमेंट थोड़ा बदला है। वो आतंकवाद पर प्रहार चाहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए एक न्यूट्रल और एक थोड़ा सा झुकाव वाली बात है। क्योंकि क्या इसका जो सीधा ताल्लुकात है वो कारोबार से? उन्हें लगता है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ वो बोलेंगे तो इस तरीके की आतंकी वारदात होगी, और आतंकी वारदात होगी तो जाहिर है टूरिस्ट वहां नहीं आएंगे। क्या ये एक वजह है उसमें से, या फिर कुछ और? देखिए, अगर इस तरह का सेंटिमेंट होता, सही मायने में भारत के टूरिस्ट जा रहे हैं, भारत के साथ सेंटिमेंट होना चाहिए। देखिए, इसमें 2 चीजें अलग हैं। टूरिस्ट आ रहे हैं, वो ये चाहते हैं, उनकी कमाई 25 लाख से 2.5 करोड़ की संख्या का टूरिस्ट हो जाना, ये अपने आप पे एक बहुत बड़ा बदलाव है और उससे उनके जीवन में जमीन आसमान की तब्दीली आई। इसलिए वो टूरिस्ट को अपना सराखों पर रखते हैं। लेकिन एक सेंटिमेंट जो कभी नहीं बदला, 370 के बाद भी नहीं बदला। ये बात अलग है कि उन्होंने उस सेंटिमेंट को बैक सीट पर रख दिया है, तिजोरी में बंद कर दिया है, कारपेट के अंदर रख दिया है। लेकिन जब ऐसी वारदातें हुई, जब 9 घरों को विस्फोट किया गया क्योंकि वो मिलिटेंट से रिलेटेड थे, तो उनके परिवार वालों को कहना था कि वो मिलिटेंट है, चला गया है, साल भर से आया नहीं है, उसमें हमारी क्या गलती है। लेकिन सवाल भारत सरकार का और भारत के नागरिकों का यह है कि गलती तो उन टूरिस्ट की भी नहीं थी कि वो कश्मीर घूमने गए थे, गलती तो उन लोगों की भी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में आपको उस पर प्रहार करना होगा। तो ये बात मैं कह रही हूँ कि कश्मीर नाराज है, श्रीनगर चाहता है कि आतंकवाद पर हमला हो, क्योंकि उससे उनकी रोजी रोटी अफेक्ट होती है। और ये कभी सोचा नहीं गया था कि टूरिस्ट पर भी हमला हो सकता है। हमेशा ये होता था कि आर्मी को टारगेट किया जाता है, लेकिन इस बार पैटर्न बदला। और देखिए, दरअसल खोने के लिए भारत के पास है। भारत कभी इस तरह के हमले करता नहीं, भारत तो जवाबी कार्रवाई करता है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, ना वहां बेहतर सरकार है, ना आवाम अच्छी जिंदगी जी रही है। वो तो दिन भर टेरर फैक्ट्री, 5 साल के बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है बंदूक चलाने की उनके अंदर। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, पुंछ राजौरी इलाके से ही पाकिस्तान अपनी मिलिट्री हायरिंग होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। और टूरिस्ट भी जो उनकी हायरिंग करते हैं वो भी पुंछ, पंजाब बॉर्डर, पुंछ, राजौरी, इस तरह के इलाके से करते हैं। तो आप ये समझिएगा कि जो उनके आतंकी भी। तो सबसे शिखा, ये मैं इसलिए समझ रही हूँ, जो ये हायरिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम बिल्डिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरह से आतंकी हायरिंग करते हैं, ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। उसी इलाके से जहां से पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को हायर करती है, तो सेंटिमेंट सेम है। दूसरी बड़ी बात है, वहां पर, यहाँ पर राष्ट्रवाद सिखाया जाता है, वहां पर एंटी इंडिया तरीका सिखाया जाता है। आप आर्मी में आए हैं केवल और केवल इंडिया को टारगेट करने के लिए, और यही बात सिखाई जाती है आतंकवाद। तो कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी। और आपको ये बता दें,
दो तरीके से हायरिंग होती है आतंकवादियों की। पहला, अगर कोई ऐसा आर्मी का आदमी पाकिस्तान का जिसका सेंटिमेंट उग्रवादी टाइप है या फिर जिसका सेंटिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है भारत को लेकर, तो वो उनको हायर करने की कोशिश करेंगे। आर्मी से बात कर रही हूं मैं। और दूसरी बड़ी बात है, कोई अगर जमीन पर बहुत अच्छा स्किल्ड सैनिक है उसका भी रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम तरीके की चीजें, और उनका टारगेट क्या होता है? इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, कश्मीर में हिंदू खुशहाल। देखिए, पाकिस्तान का सीधा सीधा था कि इस कश्मीर में हिंदू नहीं आएंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे, उनकी लड़ाई तो लैंड की है, धर्म की लड़ाई के साथ साथ लैंड की भी लड़ाई है। वो चाहते थे पहले तो कश्मीरी पंडितों को हटाया जाए, फिर वो चाहते हैं कि जो हिंदू है वो भी जाएं, हिंदू आए ना। अब जब वो ये देख रहे थे कि हिंदू आने लगे हैं, खुशहाल हैं या रह रहे हैं, तो वो ये नहीं चाहते थे।